के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का सबसे पहले नोट, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जितने भी तरह के खाना खाते हैं, उनको सरल, छोटे, घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करना, उसे पचाना, फिर पचे हुए जो भोजन है, जो पदार्थ है, उसका अवशोषण करना। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में भोजन पचता है। भोजन को सबसे पहले हम चबाते हैं। जैसे आपने कोई खाना खाओगे, सबसे पहले चबाओगे तो सबसे पहले हमारी लार होती है। लार उसको इतना ज़्यादा मिक्स कर देती है कि वो आराम से अंदर चला जाता है, पचता है। कई सारी प्रक्रिया होती हैं, कई सारे अंगों से होकर हमारा जो खाना हम जैसे खाते हैं तो कई सारे अंगों से होकर जाता है। जैसे हमारा मान लो ये मुंह होता है, ये जीभ होती है। खाना यहाँ से ऐसे खाएं तो मुंह के अंदर ही क्या होता है, सबसे पहले मिलती है लार। लार में एक एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जो स्टार्च आया हुआ होता है, जो खाना होता है, उसको पचाने के लिए पचाने का काम करता है। लारी एंजाइम छोड़ता है। लारी एंजाइम होता है टाइलिन नामक एंजाइम। फिर ये देखिए, ये एक नली लंबी सी गई है, इसको ग्रास नली कहते हैं, पूरी नीचे तक जाती है। फिर ये आती है, ग्रास नली होती है भोजन को आमाशय तक ले जाने का काम करती है। फिर ये चालू होता है आमाशय। देखिए सबसे पहला आमाशय जो हमारा, आप खाना खाओ कभी तो देख लेना ऊपर साइड फूलता है, तो ये आमाशय होता है। ये आमाशय, और आमाशय के बाद में इसके जस्ट पीछे साइड होते हैं डायाफ्राम होता है सबसे नीचे। फिर लीवर होता है, देखिए ये वाला लीवर है। फिर उसके नीचे होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है। तो ये सारे काम करते हैं। फिर इसके बाद में आमाशय के बाद में जब यहाँ से लीवर से, गाल ब्लैडर से, इन सब चीज़ों से जो रस आने रहते हैं वो आ जाता है, तो खाना फिर आ जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत देख लीजिए कितनी ज़्यादा ये कुंडलित है, ऐसे करके ऐसे ये ज़्यादा लंबी होती है। और छोटी आंत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है, ठीक है, यहीं पे होता है। और जो पचा हुआ पदार्थ होता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो इसी की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आंत होती है तो आंत की दीवारों में उंगली की समान संरचनाएं बनी रहती हैं। और यहीं पे जो पोषक तत्व होते हैं वो खून में मिल जाते हैं, यहीं से अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत से ही। छोटी आंत के बाद में जब पूरा पचा हुआ जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। खाना जाता है छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में। बड़ी आंत में खाना जाता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, ज़्यादा ये बड़ी नहीं होती है बड़ी आंत। देखिए ये दिया है, तो बड़ी आंत में केवल क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। जो ज़्यादा पानी होता है उसको भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो जैसे ही बड़ी आंत शुरू होने वाली होती है, एक हमारे अंदर एक अवशोषी अंग होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। हुआ यह था, जिस समय हम लोग मतलब शाकाहारी चीज़ों को ज़्यादा खाते थे, जिस समय हमारे पास में मतलब हम आदिवासी या कहें कि पूरा हमारा बिल्कुल प्राचीन काल के हिसाब से हमारा जीवन था, हम लोग जानवरों की तरह जीवन जीते थे। तो उस समय हम साग पत्ती, हमेशा थोड़ी ना जानवरों का शिकार आप कर सकते हो, तो आपको साग पत्ती भी खाना पड़ता था। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह चीज़ें खानी पड़ती थी। तो उसको पचाने के लिए ये अंग होता था अपेंडिक्स। आज भी जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें जो अपेंडिक्स पाई जाती है, बड़ी आंत से जो संलग्न अंग होता है, वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है जो शाकाहारी जीव होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज थे, ज़्यादा उनको खाना पड़ता था शाकाहारी चीज़ें। आज हम पका के खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा पाचन करने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ती। इसीलिए जो अपेंडिक्स है वो आज क्या है, अवशेषी अंग के रूप में बची हुई है। फिर क्या होता है, बड़ी आंत के बाद में ये गुदा होता है जिसको मलाशय कहते हैं, यहीं पे मतलब मल त्याग होता है। तो ये होता है एक प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, हमने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में पूरा लार बनती है, उसके साथ मिलता है, फिर अंदर जाता है खाना। फिर खाना कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में उसमें बहुत सारे रस मिलते हैं, HCl मिलता है, अम्ल मिलता है। सोचो HCl सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल अम्ल होता है, एसिड होता है। कभी कभी देखें तो जब खाना आप ज़्यादा खा लो तो यहीं से जब अगर ज़्यादा यहाँ तक भर जाएगा मान लो, तो ये उबाल मार देता है। जैसे उल्टा लेट जाओ या फिर मुंह नीचे हो जाता है तो देखना मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो इसी HCl के कारण ही पड़ते हैं। यहाँ पे आमाशय में पेप्सिन, HCl, ये सारी चीज़ें आते हैं। प्रोटीन का यहीं पे पाचन होता है। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं। तो चलिए इसका नोट्स देखते हैं। भोजन को पचाने, भोजन जब हम करते हैं तो उस भोजन को पचाने, फिर पचे हुए जो भोजन होता है उससे जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करना, फिर इन्हें रुधिर में पहुंचाने, तथा शेष जब रुधिर में पहुंचा दिया फिर जो निरर्थक पदार्थ बचता है उसको मल के रूप में त्याग करने में शामिल जितने भी अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं उनको पाचन तंत्र के अंग कहते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, जैसे मुख
मुंह आता है, इसमें ग्रास नली आएगी, तो भोजन को खाना, उसको पचाना, फिर पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करना, इनको रुधिर में मिलना, फिर जो वेस्ट बचता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं रहता उसको मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया जिन जिन अंगों के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं उनको पाचन तंत्र कहते हैं। जो हमारी पूरी पाचन तंत्र में मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक लंबी आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये होती है। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। एक लंबी आहार नाल होती है और इससे कुछ अंग जुड़े होते हैं, जैसे हमारा लीवर, आमाशय, डायाफ्राम, ये सभी जुड़े होते हैं। पैंक्रियाज। मनुष्य के आहार नाल की जो कुल लंबाई होती है, जैसे कि ये पूरा फैला हुआ है, जो हमारे पेट के अंदर फैला हुआ है, यहाँ से मुंह से स्टार्ट हुआ, अब ये देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे फैला हुआ है, तो इसकी लंबाई होती है, गुड़मुड़ाया हुआ होता है, लेकिन इसकी अच्छी खासी लंबाई होती है। अगर पूरी इसकी आहार नाल की लंबाई की बात करें तो एवरेज में लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है पूरी। जो मुख ग्रासन गुहिका, जो हमारा मुंह होता है, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं। जीवा की बात करें तो जीवा के जो छत्राकार होते हैं, फिलीफॉर्म, परिकोटी और परिणित अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जीवा स्वाद ज्ञान का काम करती है, यानी जीव स्वाद ज्ञान का काम करती है। यानी जीव के हमारे अलग अलग भाग होते हैं, जैसे जीव का आगे वाला भाग हो गया, पीछे वाला भाग हो गया, अगल बगल के हो गए। जैसे ये जीव हो गई तो जीव में ये आगे का भाग हो गया, ये पीछे का भाग हो गया, ये इधर के भाग हो गए, ऐसे करके ये ऊपर का भाग हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं और यहीं से हमको क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। तो अभी चलिए देखते हैं। मनुष्य में इसके अग्र छोर, जो आगे का भाग होता है, जैसे ये अगर जीभ है तो इसके जो आगे वाला भाग है इधर, ये क्या करता है, मीठा, जब हम मीठे का स्वाद यहीं से आता है आगे से। पीछे का भाग कड़वा, ये जो पीछे का भाग होता है वो कड़वे से संबंधित होता है। पार्श्व किनारे खट्टा का स्वाद, ये जो किनारे होते हैं ना, इधर पार्श्व किनारे, इधर किनारे वाले, ये डिसाइड करते हैं, ये इधर वाले। जैसे हम कुछ खट्टा खाते हैं तो यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे लार कुछ स्वाद की कलिकाएं होती हैं, जिनसे हमको यहाँ पे जब भोजन पहुंचेगा तो खट्टा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है जो हर जगह से पता चलता है, क्योंकि जीभ में इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगल बगल से, जैसे आप खट्टा चीज खाओगे तो अगल बगल की जीभ बिल्कुल जैसे करके देखो तो अगल बगल की जीभ जो होती है, जो पार्स होते हैं, वो उनसे खट्टेपन का पता चलता है। जो अग्र छोर होता है और किनारे जो होते हैं वो नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। तो आगे का भाग मीठा हो गया, पीछे का भाग कड़वा हो गया, अगल बगल के स्वाद हो गए कैसे, कड़वे हो गए। और अग्र छोर जो कहता है, अग्र छोर और किनारे, जो किनारे होते हैं इधर साइड के और जगह के, वो क्या करते हैं, नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। लार की बात करें तो लार का जो श्रवण होता है, जो लार बहती रहती है, ये लार ग्रंथियों द्वारा इसका श्रवण होता है। जो हमारी लार होती है वो हल्की अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें 99.5% जल होता है। और हमारा जो मुख गुहा होता है, जो पूरा मुंह होता है, उससे करीब करीब 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक की लार एक दिन में प्रतिदिन स्रावित होती है। यानी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर डेली हम लोग लार बनाते हैं, हमारा मुंह बनाता है, जिसमें 99.5% तक पूरा का पूरा पानी ही होता है, जल होता है। लार की बात करें तो लार क्यों होती है, तो लार भोजन को गीला करती है, हमारे मुख को सरस बनाए रखती है, भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे क्या होता है, भोजन को आसानी से हम निगल सकते हैं। लार में टाइलिन होता है। टाइलिन को लारी एमाइलेज भी कहते हैं। जो एमाइलेज होता है वो 2 जगह से होता है, एक अंदर भी होता है, हमारे जो अग्नाशय होता है वहां से निकलता है, और लार से भी एमाइलेज निकलता है। तो लार में क्या होता है, टाइलिन होता है, जिसको लारी एमाइलेज भी कहते हैं। ये टाइलिन क्या करता है, जो हम स्टार्च खाते हैं ना, जिसमें स्टार्च होता है, उसको शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोसोम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है। लार में टाइलिन भी है और लाइसोजाइम भी है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जो भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होता है। मान लो आप खा लिए, अब खाने के साथ में हो सकता है कुछ आ गया हो, बैक्टीरिया छोटा मोटा, तो इतने सारी चीज़ें HCl वगैरह हमारे शरीर में होता है, मतलब हाँ जो होता है उनको जला के ख़त्म कर देता, पूरी तरह नष्ट हो जाते। कुछ बहुत ज़्यादा जब हम खतरनाक चीज़ें, खतरनाक जीवाणु पा जाते हैं, तभी हमको फूड पॉइजनिंग वगैरह होती। नहीं तो थोड़े बारे में तो हमारा शरीर खुद उनको पचा डालता है, खत्म कर देता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, लार में पाया जाता है। लार में टाइलिन और लाइसोसोम दोनों पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। फिर अगला हम बात करें एमाइलेज की बात करेंगे, तो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार की ग्रंथियों द्वारा तथा
द्वारा भी किया जाता है। यानी जो बात कर रहे थे ना एमाइलेज की, तो एमाइलेज लार से भी निकल रहा है और अग्नाशय से भी निकल रहा है। तो एमाइलेज जो है ये लार ग्रंथियों द्वारा भी निकलता है और अग्नाशय द्वारा भी निकलता है। जो लार ग्रंथियों द्वारा निकलता है उसको लारी एमाइलेज कहते हैं और अग्नाशय द्वारा निकलता है अग्नाशयी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होती है उसको शर्करा में तोड़ने का काम करता है। स्टार्च यानी मंड, जो कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तन करता है। माल्टोज जो बाद में ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है, यानी स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज। लीवर की बात करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये उदर गुहा, यानी हमारे पेट में तंतुपट यानी डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। यानी डायाफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे होता है क्या, लीवर। ये आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ये मिसेंट्री की जो बात हो रही है ना, तो ये छोटी आंत जो होती है उसके भाग होते हैं कई सारे। ठीक है, तो उसी का एक भाग होता है मिसेंट्री, जिसको आंत्र योजनी भी कहते हैं। उसी से संयुक्त होता है लीवर, मिसेंट्री से जुड़ा होता है, यानी आंत के भाग होते हैं, उसी में से एक भाग होता है। जो छोटी आंत होती है उसका भाग होते हैं कई मिसेंट्री, तो मिसेंट्री से जुड़ा हुआ होता है क्या, लीवर। ये लाल भूरे रंग का होता है और इसका जो भार होता है 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। जो लीवर होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसकी मुख्य क्रियाओं की बात करें तो ये क्या क्या करता है, तो सबसे पहले पित्त का उत्पादन करता है। जो पित्त रस निकलता है ना, पित्त रस हरा पीला ऐसे करके होता है, तो पित्त जो होता है वो यहीं से निकल के पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है पित्त रस। और ये किस काम हो जाता है, पित्त रस आता है जो लिपिड्स होते हैं, जो हम लोग तेल वेल खाते हैं, जो चर्बी जैसे चीजें नहीं होती वसा, उसके पाचन में सहायक होता है क्या, पित्त रस। पित्त रस का उत्पादन कौन करता है, तो लीवर करता है। और ये इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये गाल ब्लडर अर्थात पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो लीवर का क्या काम है, पित्त का उत्पादन करना। ग्लाइकोजेनेसिस एक क्रिया होती है वो भी करता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी वजह से ये जो प्रक्रिया है, कभी कभी हमारे जो ज़्यादातर आज लोग हैं उनका फैटी लीवर होने लगता है। होता क्या है, ज़्यादातर जो हम भोजन खाते हैं वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाते हैं, प्रोटीन वाला ये सब तो भोजन खाते नहीं है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया करता है लीवर और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और वहीं पे जमा हो जाता है लीवर में, तो इसीलिए फैटी लीवर होता है। इसीलिए फैटी लीवर अगर ठीक करना है तो प्रोटीन वाली चीज़ खानी चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ कम कर देनी चाहिए। तो लीवर क्या करता है, पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया करता है, जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है। रक्त का जो प्लाज्मा होता है ना, उसके कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन करता है। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अर्थात यूरिया का संश्लेषण करता है। तो लीवर क्या करता है, जो शरीर में विषाक्त अमोनिया आ गई है उसको यूरिया में परिवर्तन यानी यूरिया का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट बात करें तो ये पित्त के बारे में है। पित्त क्या होता है, पीले पित्त एक रस होता है, बाइल जूस इसको कहते हैं, जो लीवर से ही निकलता है। ये पीले हरे नीले रंग का होता है, क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान 7.6 से 8.6 के बीच में होता है। ये एक तरल होता है। भंडारण इसका पित्ताशय में होता है, यानी गाल ब्लडर में होता है। आपने सुने होगा पित्त की पथरी, तो पित्त की पथरी जब पड़ती है तो इसी जगह में पड़ती है, क्योंकि जो पित्त रस होता है वही संघनित होकर, वही ठोस होकर के पथरी के रूप में बन जाता है। तो इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 ml से लेकर 1000 ml यानी 1 लीटर तक पित्त का श्रावण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। तो जो लिपिड्स होती है इसी को तो वसा कहा जाता है। तो इसके पाचन में, इसके अवशोषण में क्या काम करता है, जो हमारा पित्त रस होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिपिड्स यानी जो वसा होती है इसी को कहते हैं। जो लिपिड्स होती है यानी वसा, इसके पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लिपिड्स को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देता है। क्या, लिपिड्स के पाचन में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये याद रखिएगा। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लिपिड्स को किसमें, वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देता है, तोड़ देता है। अगला पॉइंट है हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं और एमिनो एसिड में विखंडित कर देते हैं। तो हमारा प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और पेप्टाइड की कई श्रृंखलाएं मिलकर एक प्रोटीन को बनाती हैं। तो जो प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन का पाचन करना है तो क्या चीज़ चाहिए आपको,
प्रोटीन को छोटी छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में बांटना है। अगर एमिनो एसिड में बांटना है तो कौन करेगा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करेंगे? प्रोटीन का पाचन कर देंगे, तो प्रोटीन पेप्टाइड श्रृंखलाओं और एमिनो एसिड में टूट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अग्न्याशय के बारे में, जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। लीवर के बाद मानव शरीर की यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन और पाचक रस दोनों का स्रवन होता है। ठीक है, इसके पाचक रस को अग्न्याशयी यानी अग्न्याशय से जो निकलते हैं रस निकलते हैं उनको अग्न्याशयी रस कहते हैं। यह हार्मोन्स का भी श्रवण करता है जो अग्न्याशय होता है, और पाचक रसों का भी श्रवण करता है। ये जो अग्न्याशयी रस श्रवण करता है, ये जो अग्न्याशयी रस होता है ये क्षारीय होता है। जो अग्न्याशयी रस है इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। यानी देखिए, प्रोटीन का पाचन लीवर साइड भी हो रहा था और इधर भी हो रहा है। ठीक है, पैंक्रियाज में हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें एंजाइम होते हैं, किसमें? पैंक्रियाज में। यानी जो पैंक्रियाज का रस है, अग्न्याशयी रस है, ये क्षारीय होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एंजाइम जठर रस है, जो पित्त रस है, उसी से खाली पच जाएंगे। एक प्रक्रिया चलती है और कई जगह पे चीज़ों की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए जो जठर रस, जो ये रस होता है ना अग्न्याशयी रस, अगर बात करें तो अग्न्याशयी रस में किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों का पाचन हो रहा है। तो जो अग्न्याशय का रस है उसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव कौन करता है? अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो इधर जो हमने सबसे पहले देखा कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये देख रहे हैं ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। फिर हमने देखा कि अग्न्याशय ही क्या उत्सर्जित करता है? ट्रिप्सिन ही करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रोटीन के पाचन में वही पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन योगदान देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है मानव शरीर में छोटी आंत, क्षुद्रांत जिसको कहा जाता है, ये आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आमाशय, जैसे खाना आपने खाया, ठीक है, ये आपने खाना खाया तो यहाँ से ये आमाशय आ गया, तो आमाशय के बाद होती है बड़ी आंत, तो इनके बीच में यानी आमाशय और बड़ी आंत के बीच में होती है हमारी छोटी आंत। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, मानव शरीर में जो छोटी आंत, क्षुद्रांत होती है, वो आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, जो कि आमाशय और बड़ी आंत के बीच में स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन यहीं पे हो जाता है। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत के जो पचे भोजन का अवशोषण भी यहीं पे होता है, यानी भोजन पच जाता है, अवशोषित भी हो जाता है। जो छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। यानी सीधी सी बात, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, छोटी आंत के जो नाम क्या है? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये नाम होते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो जो पहला ग्रहणी ड्यूोडेनम होता है ये 25 सेंटीमीटर की मात्र होती है। मध्यांत्र यानी जेजुनम होती है 2.5 मीटर, और सबसे बड़ी छोटी आंत का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वह इलियम का होता है, 3.5 मीटर का होता है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है, कुंडलित नालिका होती है, जिसकी वयस्क में यानी एक जवान अगर मेल हो या फीमेल हो, उसमें इसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः किसमें विभाजित होती है? तो बड़ी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है, छोटी आंत भी। छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम होते हैं, और बड़ी आंत भी क्रमशः 3 भागों में बटी होती है, जिसको कहते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भागों में विभाजित होती है। तो अगर हम बात करें ग्रहणी की, यानी छोटी आंत के जो पहले भाग है, सबसे शुरुआती भाग है जो 25 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी बात हो रही है पहला। तो ग्रहणी की जो श्लेष्मा होती है, तो जो ग्रहणी हो गई तो अंदर की जो परत होती है उसको श्लेष्मा कहा जाता है। ठीक है, ये तो ग्रहणी की श्लेष्मा की यश कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लता को प्रोत्साहित होता है। यानी ग्रहणी की श्लेष्मा की यश कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन का स्रावन होता है। यानी सिक्रेटिन का स्रावन कहाँ से होता है? जो छोटी आंत होती है उसका शुरुआती भाग होता है ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम, इसकी यश कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन निकलता है, इसका सिक्रेटिन नामक हार्मोन स्रावन होता है। यह क्या काम करता है? कायम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है। तो कायम का अर्थ होता है, जैसे इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि जैसे हम खाना खा लेते हैं ना,
तो खाना अंदर जैसे चबाते हैं, चबाने के बाद में पहले अमाशय में गया, फिर छोटी आंत में गया, ऐसे करके कई जगह से कई सारे एंजाइमों से होकर आता है। तो काइम वह अवस्था होती है जब जो भोजन होता है बिल्कुल पेस्ट की तरीके बन जाता है। जैसे अदरक लहसुन का आप पेस्ट बना लीजिए किसान जान जैम जैसा, तो वो होता है। तो वैसी अवस्था जो भोजन की होती है उसको काइम कहते हैं। तो जो ग्रहणी की जो यानी जो छोटी आंत की जब से सबसे पहली जो भाग होता है जिसको ग्रहणी कहते हैं, इसकी जो अंदर वाली भाग होता है जो ये श्लेष्मा होती है, उसकी एस कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ये काइम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है। यानी काइम की जो अम्लता ज़्यादा होती है तो सिक्रेटिन ज़्यादा उत्सर्जित होता है, जो कि जठरीय श्रावण यानी गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्षुद्रांत या आमाशय में यानी छोटी आंत या आमाशय में वसी अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। यानी अम्लीयता को कम कौन करेगा? अगर अम्ल ज़्यादा है, खाना आपने ऐसा खाया है जिसमें अम्ल ज़्यादा है, तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन ज़्यादा उत्सर्जित होगा और उसकी अम्लीयता को कम कर देगा। ये कहने का मतलब है। ये शुरुआत में ही जैसे खाना छोटी आंत में जाता है तो ग्रहणी जिसको कहते हैं ड्यूोडेनम जो भाग होता है छोटी आंत का भाग जो ड्यूोडेनम होता है ग्रहणी, उसी की यस कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिंग हार्मोन निकलता है। वो अगर भोजन ज़्यादा अम्लीय है तो ज़्यादा निकलेगा और उसकी अम्लीयता को कम कर देगा, अम्लीयता को कम करता है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इसका भी स्रावण होता है। किसका होता है? छोटी आंत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अगर बात करें तो मानव शरीर में स्थित जो पुच्छ होती है, जो अपेंडिक्स होती है, जिसको क्रम रूप परिशेषिका कहते हैं, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर केवल होती है। ये केवल हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी एक अवशेषीय अंग के रूप में आज बची है। इसका आकार छोटे कृमि जैसे केचुआ होता है, छोटे कृमि यानी वार्म की तरह होते हैं, कोई कीड़ा हो ऐसा होता है। ये बड़ी आंत यानी बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ी होती है। तो अपेंडिक्स की अगर बात करें तो यही अवशेषीय अंग है। जब हम लोग ज़्यादा वनस्पतियां वगैरह खाते थे, कच्चा भोजन करते थे वनस्पतियों का, तब ये ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा विकसित होती है। अब हम वैसी वनस्पतियों को सीधा नहीं खाते हैं, पका कर खाते हैं, इसलिए आज हमारे जो शरीर में ये एकमात्र अवशेषीय अंग के रूप में अपेंडिक्स बची हुई है। ठीक है, ये क्या है? सीकम द्वारा जुड़ी होती है। सीकम किसका भाग है? बड़ा आंत। बड़ी आंत का एक भाग होता है सीकम। तो शुरुआत में जो बड़ी आंत का शुरुआत सीकम कोलन रेक्टम होता है, तो सीकम से ही ये जुड़ी होती है। जहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत होती है वहीं से अपेंडिक्स जुड़ी होती है। एंजाइम क्या होते हैं? ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपने सुना होगा जो रासायनिक क्रिया होती है, हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे कि जो एंजाइम होते हैं वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन जो अभिक्रिया हो रही होती है उसकी गति को, स्पीड को तेज कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कहते हैं, तो उनको तेज करने का काम करती हैं, उनको गति बढ़ाने का काम एंजाइम करते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार का अगर एंजाइम है तो एक विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। यानी हर अलग अलग तरीके का काम करने के लिए अलग अलग एंजाइम होगा। जैसे एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। जाइमेज की बात करें तो जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से हमारे नोट्स हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है? जो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और यहीं पे जो पोषक तत्व होते हैं जो पाचन के जरिए आए हुए हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है शरीर में और रक्त में मिल जाते हैं। तो मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण होता है, हमने भोजन पचा लिया, अब अवशोषण भी तो करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी तो करेंगे। जो मुख्य जो पोषक तत्व आए हुए हैं उनका छोटी आंत में भी अवशोषण, छोटी आंत में ही अवशोषण होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से ही प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। तो पाचन तो शुरू हो जाता है मुंह से ही, लेकिन और खत्म होता है बड़ी आंत में, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं होते? तो जीभ का जो स्वाद होता है मीठा पता चलता है जैसे होता है। तो जो जीभ का स्वाद किसके किसके द्वारा पता चलता है? तो कौन सा प्रयोग सही है? तो चौथा और सातवां ये सही नहीं है, बाकी सही है। चौथा और सातवां ये सही नहीं है, बाकी सही है। मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, ठीक है,
नमकीन भी पता चलता है, खट्टा भी चलता है, उमामी भी चलता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जीभ के जो छत्राकार होते हैं और परकोटी भाग होता है, पर्णिम यानी फोलाइट होता है, अंकुर होता है, इसमें उपस्थित स्वाद कलिकाएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा जिह्वा जो हमारी जीभ होती है वो स्वाद का काम करती है, स्वाद ज्ञान का काम करवाती है। अगर बात करें अग्र छोर की तो इससे मीठे का पता चलता है, पीछे के भाग से कड़वे, पार्श्व यानी किनारे का जो भाग होता है, जैसे आगे मीठा हो गया, पीछे कड़वा हो गया, ये भाग हो गया इधर का, इधर से खट्टा पता चलता है। अग्र छोर जो होता है, जो इधर साइड ऐसे होते हैं अग्र छोर, और किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव होता है। अतः जीवा के स्वाद में मसालेदार और तीखा इनका स्वाद शामिल नहीं होता है। वो तो सब मिलजुल के जो स्वाद होता है उससे पता चलता है कि मसालेदार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए जीभ का मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो कड़वाहट के लिए पीछे का भाग उत्तरदायी होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा जो मुंह होता है, निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख गुहा से किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एमाइलेज उपस्थित होता है, जो लार होती है, उस टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसको लारी एमाइलेज भी कहा जाता है। यह एंजाइम क्या करता है? स्टार्च जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार में उपस्थित होता है, जो स्लाइवा होती है उसमें होता है टाइलिन यानी लारी एमाइलेज। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होती है? तो लार पाचन होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार का काम होता है भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी के रूप में बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोसोम नामक एंजाइम भी होता है, यानी टाइलिन होता है, लाइसोसोम भी एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या करता है कि भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उसको नष्ट कर देता है लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। सातवां नंबर, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलिसिस स्टार्च में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है? तो एमाइलेज होता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये लार में पाया जाता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्न्याशय दोनों जगह से किया जाता है, जो कि भोजन का जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, मानव शरीर में जो लीवर होता है, यकृत होता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कौन सा सही है? ए सही है, आर गलत है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो जो पहला सही है, जो वसा के पाचन में सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहीं से पित्त रस का स्रावन होता है, वो पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ से जो पित्ताशय इकट्ठा, पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, वो किसका? लिपिड्स यानी वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है। ये पित्त रस जो होता है पित्ताशय में, वो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लीवर होता है यानी यकृत, वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, ये स्वयं वसा पाचक कोई एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि ये जो लीवर होता है ये क्या उत्पन्न करता है? पित्त रस उत्पादित करता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो कहाँ से? आमाशय से निकलता है। जैसे खाना हमारे नीचे सबसे पहले कहाँ पे भरता है? पेट में, तो पेट को कहते हैं आमाशय, वहीं पे HCl वगैरह मिलते हैं इसको। मानव शरीर में आमाशय जो होता है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करता है, यानी आमाशय जठर रस का स्रावन करता है, जिसमें HCl उपस्थित होता है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, उसी में HCl भी होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्थित अगर कोई जीवाणु आ गया है तो उसको खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित करके उसे नरम बनाना। तो ये काम होते हैं HCl के, कि जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय में बदल देता है। अगर कोई जीवाणु वहाँ एमाइलेज वगैरह से बच के आ गया है लार में, तो इसको HCl मार देता है, फिर कठोर को फिर नरम में बदल देता है अपघटित करके उसको। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो पेट में जो एसिड स्रावित होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में अनगिनत जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें अम्ल कोशिकाएं अम्लजन कोशिकाओं यानी ऑक्सीटिक सेल द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
जो अम्लजन कोशिकाएं होती हैं उनसे अम्ल यानी HCl का स्रावन होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अम्लीय वातावरण बनाना, यानी पूरा का पूरा माहौल अम्लीय बना देता है। जो भोजन के टूटने, उसके पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता कौन करता है? HCl। यह हानिकारक सूक्ष्मजीव भी पहुंच जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक बाधा के रूप में काम करता है, वो यही नष्ट हो जाते हैं। जो भोजन के पाचन जो भोजन के माध्यम से मान लो भोजन के माध्यम से जो पाचन तंत्र में जीवाणु पहुंच गए हैं उनको भी HCl के माध्यम से खत्म कर दिया जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या है? वस्तुतः प्रोटीन है। ये बायो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और जितने भी हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रिया चल रही है उनको उत्प्रेरित करते हैं, उनकी गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंजाइम क्या है? मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है, तो उसी प्रकार से एंजाइम भी अमीनो अम्ल या नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण से बनेंगे। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, यानी एक विशेष प्रकार का एंजाइम विशेष प्रकार के कार्य के लिए होता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 15 नंबर, जैविक सिस्टम या लिविंग जो सिस्टम होता है उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को एंजाइम तेज कर लेते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। सभी एंजाइम जितने होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही की जाती है। यानी एंजाइम जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनको सरल अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है? एंजाइम द्वारा ही की जाती है। जैसे हमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूटेगा जाएगा, खाना होगा कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में टूटेगा। तो सरल अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो एंजाइमों द्वारा ही की जाती है। 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, दोनों सही हैं। शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो वहीं अपने स्थान पर यानी जैव उत्प्रेरक होते हैं, क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, स्पीड तेज कर देते हैं और जिस अंग में जहां पे निकलते हैं और वहीं अपना काम कर देते हैं। एंजाइम जैव उर्वरक होते हैं, विशिष्ट जैव क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं, यानी एक विशिष्ट जैव क्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइमों के बिना जो जैव क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो बहुत ही धीमे धीमे मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां से वो उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने जहां से उत्पन्न होते हैं उससे अन्य जगह पे भी काम कर सकते हैं। यानी हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं जहां उत्पन्न होंगे वहीं काम कर सकते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को किस में बदल देगा? इथेनॉल में बदल देगा। ग्लूकोज को देखो इथेनॉल में कौन बदल रहा है? जाइमेज नामक एंजाइम। ग्लूकोज का सूत्र होता है CH6 यानी C6H12O6। इसको इथेनॉल में C2H5OH में देखिए बदल रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य? तो यकृत क्या क्या काम करता है? यूरिया की उत्पत्ति करता है, यूरिया का संश्लेषण करने का काम करता है। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये उदर गुहा यानी हमारे पेट का जो जगह होती है, जो गुहा होती है, उसमें डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। और आंत्र योजनी अर्थात जो छोटी आंत का पहला भाग होता है मिसेंट्री, उसके साथ संयुक्त होता है। गहरे भूरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है क्या? लीवर। लीवर की बात करें तो 1.5 किलो का लगभग होता है और ये मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पाचन अंग होता है। अनेक क्रियाओं को संपादित करता है, जैसे इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? बाइल जूस का उत्पादन करना, यानी पित्त रस यहीं से उत्पादित होकर पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ये क्या काम करता है? ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करता है। उसके माध्यम से जो ग्लूकोज अतिरिक्त होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर लेता है। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन करता है। जो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनको अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं। तो रक्त में एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, तो उनका नियमन करने का, रेगुलेशन करने का काम भी लीवर ही करता है। विषाक्त जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। साथ ही साथ लीवर का काम होता है रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का भी उत्पादन करता है। तो रक्त में जैसे हमारा खून होता है तो खून में पानी होता है, साथ ही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, पदार्थ होते हैं जो मिले होते हैं खून में, तो उसके कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी हमारा लीवर ही करता है। 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से
कुछ की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? सी नंबर 1 और 2 सही। पित्त अम्ल यानी और लाइपेज की उपस्थिति में जो लिपिड्स होते हैं यानी वसा का पाचन हो। तो जो वसा का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा होता है, यानी जो पित्त रस लीवर से निकल कर पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, उसी से लिपिड्स यानी प्रोटीन जो वसा होती है उसका पाचन होता है, साथ ही साथ लाइपेज के द्वारा भी होता है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं, यानी भोजन में जो लिपिड्स होते हैं, जो वसा होती है वो सरल वसा या ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती हैं। लिपिड्स के पाचन में यानी यहाँ वसा को ही लिपिड्स कहा जा रहा है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसी अम्लों में और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। लाइपेज जो एंजाइम है प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय और आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी पित्त जो होता है वो लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? तो लाइपेज कहाँ? अग्न्याशय से निकलता है। 21 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी है। ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। टाइलिन जो होता है एंजाइम लार में पाया जाता है, ये स्टार्च का पाचन करने में सहायक होता है, ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं है पाचक एंजाइम। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये पाचक एंजाइम होते हैं जिनका श्रवण कौन करता है? ट्रिप्सिन का अग्न्याशय करता है, टाइलिन का लार ग्रंथि करती है और फिर से पेप्सिन का भी आमाशय ही करता है, पेप्सिन का आमाशय उत्पादन करता है, किया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है एक पेप्टाइड होता है जो पेप्टाइड को तोड़ने का काम करता है, यानी ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड है जो पेप्टाइड को तोड़ने का काम करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च यानी मंड को पहले माल्टोज में तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का काम करता है। गैस्ट्रिन की बात करें तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो कि आमाशय में जी कोशिका जो जी सेल होती है और डेओडेनम द्वारा मुक्त होता है। ये आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है, यानी आमाशय में जो आमाशयी रस निकलता है, जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है, ठीक है, आमाशय के द्वारा, तो उसको उत्प्रेरित कौन करता है? उद्दीपित कौन करता है? तो ये गैस्ट्रिन करता है, यानी गैस्ट्रिक जो अम्ल होते हैं जो आमाशय से उत्पादित होते हैं उनको उत्प्रेरित करता है। आमाशय में किसको? जी कोशिकाओं को ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है, क्या? गैस्ट्रिन। ये आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। अगला अगर हम बात करें तो 22 नंबर, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, यानी आमाशय में प्रोटीन चालू हो जाती है पचना, छोटी आंत में सबसे ज्यादा भाग पचता है और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। 24 नंबर कथन और कारण वाला है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। तो ये बात नहीं है, सभी प्रोटीनों का पाचन नहीं होगा, कुछ का होगा। आर सही है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्र आंत में छोड़ा जाता है, यानी छोटी आंत में छोड़ा जाता है एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने वाला अग्न्याशय द्वारा, ठीक है, अग्न्याशय द्वारा छोड़ा जाता है। तो सभी प्रोटीन का पाचन जो होता है वो केवल छोटी आंत में नहीं होता है, ये बात तो गलत हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। आहार नाल में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए क्या होता है? जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के जो प्रोटीन होता है उसको जो पेप्टोन में बदल देता है, यानी आमाशय में ही जठर रस होता है और जठर रस पेप्सिन इसमें एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय के बाद आता है, आमाशय के बाद भोजन जब छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेओडेनम भाग में पहुंचता है, तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयी रस भोजन से जा मिलता है, ठीक है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस जाके मिल गया, यानी अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मिल जाता है जब भोजन कहाँ पे आ गया? छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में पहुंचा, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में
परिवर्तित कर देता है। यानी अग्न्याशय से निकला हुआ है क्या, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस निकलता है, उसमें होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। 26 नंबर कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा करता है। यानी अग्नाशय कौन, ट्रिप्सिन का स्रावन अग्नाशय किया जाता है, अग्नाशय द्वारा, जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। उत्प्रेरक का कार्य इस दिशा में काम करता है, यानी उत्प्रेरक के रूप में ट्रिप्सिन काम करके प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ध्यान रहे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। यह हार्मोन्स और पाचक रस दोनों का उत्पादन करता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं जिन्हें अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। 27 नंबर मानव शरीर में पुच्छ यानी अपेंडिक्स जिसको कहा जाता है, जो कि अब वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग के रूप में है, कौन सी संरचना से संलग्न रहती है, तो जो बड़ी आंत का जहां से शुरुआत होती है ना वहीं संलग्न रहती है, यानी बृहदांत्र से संलग्न रहती है। मानव शरीर में स्थित जो पुच्छ होती है जिसको अपेंडिक्स भी कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका जिसको कहते हैं, एक अवशेषी अंग है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होती है, जहाँ बड़ी आंत का शुरुआत होता है, छोटी आंत की खत्म हुआ होता है। इसका आकार छोटे कृमि जैसे छोटा कोई कीड़ा हो, वर्म हो, उसकी तरह होता है, जो बड़ी आंत के सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन जो हमारा प्रारंभ की बात करें, जिस समय इंसान का उद्विकास हो रहा था, मानो धीरे धीरे अपने वर्तमान के स्वरूप में आ रहा था, तो उस समय जीवन क्या था, ज्यादातर पूर्णतः, यहाँ शाकाहारी लिखा हुआ था, पूर्णतः शाकाहारी नहीं था, मांसाहारी, मांस भी खाते थे लेकिन साग पत्ती ज्यादा खाते थे। तो और साग पत्ती पका के तो खाते नहीं थे, कच्चा ही खा लेते थे, तो उसी को पचाने में इसका अपेंडिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि आज जो है शाकाहारी जानवरों में जो अपेंडिक्स होती है वो विकसित होती है। आरंभ में जीवन कह रहा है पूर्ण शाकाहारी था, जिसमें पूर्ण शाकाहारी नहीं था, मांसाहारी प्लस शाकाहारी दोनों था, बस पका के नहीं खाते थे, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। आज भी जबकि शाकाहारी जंतु जैसे गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में पाया जाता है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों को बताइए, कौन कौन से होते हैं, तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी होती है। अगर इनको अंग्रेजी में कहा जाए तो बड़ा आसान होता है पढ़ना। छोटी आंत के भाग होते हैं डेओडनम, जेजनम, इलियम। जो छोटी आंत का जो डेओडनम भाग होता है 25 सेंटीमीटर, जेजनम होता है 2.5 मीटर और इलियम सबसे बड़ा ये होता है 3.5 मीटर का लगभग होता है। तो अगला जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है उसमें कथन और कारण वाला है। उसमें कहा जा रहा है मानव शरीर जो है सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है। तो बात सही है, जैसे आप खा लो खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सभी खा लो तो ये पचते नहीं, अगर इनको सही से नहीं चबाओगे तो जैसे खाते हो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है, यानी सक्षम नहीं होता है। मानव शरीर में जो स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। अगर व्याख्या देखें तो मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है, सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले क्योंकि एंजाइम ही नहीं होते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारी डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। ठीक है। 30 नंबर की बात करें तो एंजाइम और उसके कार्यों का सही जोड़े का चयन करें कि कौन सा एंजाइम क्या क्या काम करता है। तो चलिए इधर देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, सही जोड़े का चयन करें। तो इनमें से सही जोड़ा कौन सा है, बी नंबर सही है। ई कोलाई जो होता है प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, ये सही जोड़े का पहचान करना, एक सेकंड देख लेते हैं सही जोड़े का, तो केवल यही सही है। ई कोलाई प्रतिबंधित कर रहा है एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। ये कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना, बस ऐसे क्वेश्चनों को कुछ को रट लिया जाता है। ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इससे स्रावित एक एंजाइम जिसको कहते हैं ई कोलाई, ये प्रतिबंधित इंडो न्यूक्लियस सेकेंड या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है।
31 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, आपको बताना है कि कौन सा कार्य किसका किसका होता है। ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन। तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में होता है और टाइलिन होता है लार में, ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। रेनिन जो होता है दूध के पाचन में सहायक होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, दूध को उत्पादित करने के लिए जानवरों को लगाया जाने वाला एक जो होता है इंजेक्शन होता है। तो टाइलिन किस में होता है, लार में होता है, और ये स्टार्च को मुंह से ही पचाना चालू कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है। रेनिन क्या होता है, सॉरी हम गलत बता गए थे कि दूध के पाचन में सहायक होता है, शायद देख लीजिए इसमें ये दिया हुआ है तो यही सही है। रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिनोजिन में बदल देता है, एंजियोटेंसिन में बदल देता है जो रेनिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो मृषण पेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जो होता क्या है, जो भैंस वैंस को दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो उनकी जो दुग्ध जो ग्रंथियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं और दूध बाहर निकल आता है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आपको बताना है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन के पाचन में है, कौन सा क्या है, ऐसे बताना है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन कैरोटीन एक प्रोटीन है। विटामिन क्या है, चलिए देख लेते तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। विटामिन कैरोटीन एक विटामिन है, ठीक है। और प्रोटीन किरेटिन एक प्रोटीन है, देखिए अंतर है। प्रोटीन केरेटिन एक प्रोटीन है और कैरोटीन एक विटामिन है। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है ना, मेल में ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन होते हैं। एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत, यानी कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तो अंतिम रूप से क्या बचता है, तो ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। 34 नंबर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है, तो ये होता है लीवर में। देखिए हमारे शरीर में सुना होगा फैटी लीवर आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, स्टार्च वाला। अब वो होता है ग्लूकोज, जो स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, वो किसमें, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाला हम लोग चावल दाल भात खाते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं। प्रोटीन वाला खाना तो कुछ खाते नहीं, अंडे पनीर ये सब कम खाएंगे तो कहाँ से होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि रक्त में उपस्थित जो भी अतिरिक्त यानी ज़्यादा जो ग्लूकोज आ गया है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके स्वयं संचित रखता है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो होता क्या, जब हम काम वाम नहीं करते हैं तभी फैटी लीवर ज़्यादा होता है, अगर काम करने लगोगे तो ग्लूकोज जो होगा ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार यकृत जो होता है अतिरिक्त शर्करा जो होती है उसको ऊर्जा में बदल करके सामंजस्य बनाए रखता है शरीर का। 35 नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, तो ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा हो जाती है। शरीर की कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर जो होता है जिसको शुगर कहते हैं, शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित रहती है, यानी जितनी चीनी खाओगे ये शरीर में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, जो एक सरल शर्करा होती है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों जैसे ऊतकों में पहुंचती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 10 दिन से ज़्यादा अगर आप करोगे तो क्या होगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। यानी अगर लंबे समय तक आप उपवास रखते हो तो जो लीवर की बीमारी होती है वो ठीक होने के चांसेस है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में क्या होता है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि जितने समय तक आप भूखे रहोगे तो जो शरीर में आपकी ऊर्जा है लीवर में और मसल्स में जो जमी हुई है जो चर्बी के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, वो शरीर इकट्ठा उपयोग कर लेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित जो पित्ताशय जो हमारा गाल ब्लैडर होता है उसकी सुने होंगे आप, पित्त की पथरी। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो किसका पाचन प्रभावित करता है, वसा का, क्योंकि जो
हमारा गाल ब्लडर होता है वो उसमें होता है पित्तरस। पित्तरस किसका पाचन करता है? लिपिड्स का। लिपिड्स क्या होती हैं? वसा। तो पित्ताशय जो होता है यकृत से उत्पन्न पित्तरस का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंतर पित्त अवयवों के संघनन से होता है। जब ये बहुत ज़्यादा संघनित होता है तो ठोस रूप में बदल जाता है पित्तरस, तो वही रवाकत जमा हुई पित्त की पथरी बनती है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में यानी पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। 38 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत जिसको कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ये अंतःस्रावी ग्रंथि। जबकि अगर बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें अवट या थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये यकृत होता है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1.5 किलोग्राम तक इसका भार होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि होती है लीवर। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय यानी पित्त का श्रावण करने का काम करता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में, निकलता ये लीवर से है। तो पित्त यानी बाइल जूस का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय यानी गाल ब्लडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए जो यकृत से लीवर से पित्त आता है, इससे पित्त से जल सोख करके इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। यानी जो पित्ताशय है वो जहाँ ज़्यादा मात्रा में जब बाइल जूस आ जाता है तो उसको पानी को सोख लेता है और उसका सांद्रण करता है, फिर धीरे धीरे यही पथरी बन जाती है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार थैली होती है जो कि उधर गोवा में हमारे स्थित होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त का प्राप्त करता है? तो पित्ताशय प्राप्त करता है। कौन? जिसको कहते हैं छोटी आंत। चलिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो देखिए, यकृत से लीवर से पित्ताशय में जाएगी, पित्ताशय में इकट्ठा, लीवर से पित्ताशय में गाल ब्लडर में गई, गाल ब्लडर से जब आवश्यकता पड़ी तो छोटी आंत में गई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कौन सा भाग आहार नाल का यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो छोटी आंत प्राप्त करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये छोटी आंत में क्या होता है? डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनीय अर्थात मिसेंट्री, जो छोटी आंत होती है उसका पहला मिसेंट्री से संयुक्त होता है, लाल भूरे रंग का होता है, 1.5 किलोग्राम का होता है, पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और इकट्ठा कर लेता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? सी नंबर, अग्नाशय के बारे में बात हो रही है। ये कुछ किसके विषय को? ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? अग्नाशय। इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। सही बात है। जो अग्नाशय रस होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो होती है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है और इस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। 44 नंबर जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है तो वो है सामान्य मानव के संदर्भ में अगर बात करें तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सामान्य मानव के संदर्भ में इसमें दोनों सही है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी ड्यूडेनम से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। ये भी बात सही, ये सही है। वसी अम्ल जो होते हैं उनकी मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो ये भी बात सही है। चलिए देखते हैं, ग्रहणी यानी जो ग्रहणी होती है ना, जो छोटी आंत का पहला भाग होता है, ग्रहणी की बात करें कि इसकी श्लेष्मा की यश कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। ये काइम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है। यानी काइम जो भोजन होता है लुगदी की तरह पेस्ट की तरह बना होता है, अदरक लहसुन का जैसे हम लोग पेस्ट बनाते हैं या खरीद के लाते हैं, तो उसमें अगर ज़्यादा अम्लता होती है तो ग्रहणी की श्लेष्मा की यश कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन हार्मोन उत्सर्जित होता है और वो अम्लता को कम कर देता है, जो कि जठरीय श्रावण क्षुद्रांत और या आमाशय में वसी अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन्स का भी श्रावण होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने पाचन तंत्र से संबंधित पूरा चैप्टर कर लिया है। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एक नए जो चैप्टर है हमारा कौन सा, विटामिन एवं पोषण, तो वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।